चलिए अब हम हमारे जीवाश्मों का अगला प्रकार देखते हैं, जिसको कहते हैं ममीकृत या सहन जीवाश्म। ममीकृत या सहन जीवाश्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पैक्टेशन और ममीफाइड फॉसिल। चलिए ये क्या होते हैं, देखिए कॉम्पैक्टेशन का मतलब है पादप के किसी कठोर भाग का किन्हीं दो सतहों के बीच में दबना। अब हमने ऐसा संपीडाश्म में भी पढ़ा था, लेकिन वो पादप अंग कोमल होते हैं, पूरी तरह से चपटे हो जाते हैं। ये थोड़े कठोर होते हैं, दब जाते हैं दो परतों के बीच में, लेकिन पूरी तरह से चपटे नहीं होते, अपने मूल रूप में रहते हैं। भले वो दब गए लेकिन ये कठोर है, जैसे मान लो बीजों का आवरण है, फल का आवरण है, या कोई चर्मिल पत्ती है मोटी, तो पूरा पादप जो अंग है वो सुरक्षित रहता है। इवन आप उसका सेक्शन काट के उसकी आंतरिक संरचना भी देख सकते हैं, तो वो कहलाता है संहन जीवाश्म या ममीकृत। जैसे कोई कठोर बीज है, बहुत कठोर बीज, दो परतों के बीच में दब गया है, तो वो एकदम से चपटा नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, छाप के रूप में नहीं होगा, उसकी सरच थोड़ा दब जरूर जाएगा लेकिन अपने मूल रूप में रहेगा, और आप उसका वीटीएस या एचआरएस सेक्शन काट के आप उसकी आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहलाता है ममीफाइड या कॉम्पैक्टेशन, सहन जीवाश्म या ममीकृत जीवाश्म। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी इनका अध्ययन किया जा सकता है। चलिए अगले जीवाश्म है कॉल बॉल। ये क्या है? ये एक तरह के पेट्रीफाइड जीवाश्म ही होते हैं। अब पेट्रीफाइड क्या होता है हमने पढ़ा है, जिसमें पादप के किसी अंग के जो अणु है वो मृदा के खनिज के अणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये पेट्रीफाइड है। फिर इनकी अलग से श्रेणी क्यों है? क्योंकि यह जो कोयला होता है, कोल होता है, उसके बीच में ये बनते हैं। मतलब पूरा भाग तो कोयले में बदल गया है, लेकिन बीच का भाग जीवाश्म है वो कोयले में परिवर्तित होने से बच गया है। कारण ये है कि उसके जो पादप के अणु हैं वो मृदा के अणुओं द्वारा, एक मान लो चारों ओर मृदा है तो इसके अणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड जैसे बहुत सारे पदार्थ इसमें जमा हो जाते हैं, तो ये अपने मूल रूप में सुरक्षित रहता है। तो कोल बोल, कोयले के अंदर गोलाकार जीवाश्म सुरक्षित रहते हैं जो कोयला बनने से बच जाते हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे जीवाश्म कहां पर मिलेंगे? जहां पर कोयले की खदानें हो या जहां पर कोयला ज्यादा मात्रा में निकलता हो, वहां पर ये पाए जाते हैं। चलिए, तो ये भी महत्वपूर्ण जीवाश्म है क्योंकि इसके द्वारा आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की जानकारी हमें मिल जाती है। चलिए अगला है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम्बर। आप पढ़ोगे आगे जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म की जड़, तना और पत्तियों में रेजिन ग्रंथियां होती है, जिसके द्वारा रेजिन नामक रसायन का स्रवण होता है। रेजिन एक द्रव होता है जो बाहर आने पर सूख कर कठोर हो जाता है। पारदर्शी द्रव होता है, जैसे आम पौधों में गोंद निकलता है, वैसे ही ये एक रस निकलता है जो बाहर आकर पारदर्शी गोलाकार बूंदों के रूप में जम जाता है। किस में होता है? जिम्नोस्पर्म। तो यदि इसमें कोई छोटा पादप अवशेष जैसे कोई परागकण है या कोई बीज है इस तरह से उड़कर आया और जब रेजिन
गीला था, पूरी तरह से सूखा नहीं था, उसमें फंस कर रह जाता है, और जब वो जम जाता है तो वो पादप उत्तक या वो बीज परागकण उसके बीच में एज इट इज अपने रूप में सुरक्षित रहता है, और लाखों साल बाद भी ये एम्बर उसी रूप में रहता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेजिन की प्रकृति ऐसी है कि वो जीवाणुओं द्वारा विघटित नहीं होता, या प्राकृतिक कारकों के अपक्षय से भी ये टूटने से बच जाता है। तो एम्बर यूं समझिए एक पारदर्शी मोती है, अगर वो सुरक्षित रह गया तो उसके अंदर जो जीवाश्म है वो भी सुरक्षित रहेगा। अगर आपने जुरासिक पार्क या स्पाइडरमैन जैसी मूवी हो तो उसमें बताते हैं कि भाई एम्बर के जो भीतर है वो क्या होता है कि किसी एक एम्बर के भीतर एक मक्खी सुरक्षित रह जाती है या कोई अंडा सुरक्षित रह जाता है, और उसको तोड़ते हैं और वो वापस सरवाइव कर जाता है। इस तरह से स्टोरी आती है कई सारी फिक्शन मूवीज में। तो ये एम्बर का कंसेप्ट है जो जिम्नोस्पर्म में बनता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फॉसिलाइजेशन। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फॉसिलाइजेशन। हम जीवाश्मीभवन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं, तो हम जीवित टेरिडोफाइट्स के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पूर्व में करोड़ों साल पहले कैसे टेरिडोफाइट से, उसकी जानकारी हमें जीवाश्म से ही मिलती है। और उसमें से दो महत्वपूर्ण जीवाश्म हैं, जिसका एक का नाम है राइनिया और दूसरे का नाम है हॉर्नियोफाइटम। राइनिया और हॉर्नियो। स्कॉटलैंड के राइनी नामक स्थान पर ये जीवाश्म मिले थे, इसी के आधार पर इनका नाम रखा है राइनिया, और उसी स्थान पर एक दूसरा भी जीवाश्म मिला था हॉर्नियोफाइटम। ये आरंभिक टेरिडोफाइट्स थे, सरल प्रकार के टेरिडोफाइट्स थे, और इनकी जानकारी से ही हमें पता चला कि टेरिडोफाइट्स का क्रमशः विकास कैसे हुआ है। किस प्रकार के थे ये आरंभिक टेरिडोफाइट्स? इनमें एक भूमिगत प्रकंद हुआ करता था और एक वायवीय शाखा हुआ करती थी जो ऊपर की ओर द्विशाखित थी। ये क्या है? प्रकंद। राइजोम। ये क्या है? एरियल एक्सिस। इस तरह के सरल टेरिडोफाइट्स थे, और इनके शीर्ष पर यहां बीजाणु धनियों का विकास होता था। बस तो ये पेट्रीफाइड फॉर्म में इसी तरह के शैवाल मिले हैं। इनका टीएस काट कर इनकी आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी मिली है, विशेष करके बीजाणुधनी की, कि किस तरह से इसमें बीजाणुधनी होती है। उसके चारों ओर जैकेट भी पाया जाता है, अंदर टेपिटम पाया जाता है, और इस तरह से इसमें त्रिक बीजाणु होते हैं, इस तरह के, इस तरह के 3 के समूह में होते हैं। ये डिटेल जानकारी मिली है टीएस काट कर, क्योंकि ये पेट्रीफाइड है, अश्मीभूत अश्म है। अब ये तो इसका बीजाणुद्भिद है, इसके युग्मोपोद्भिद के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिली है राइनिया के, हॉर्नियोफाइटियम के मिली है। राइनिया के युग्मोपोद्भिद के बारे में अलग अलग थ्योरीज भी आई है, लेकिन स्पष्टतः हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन बीजाणुद्भिद के बारे में हमको पता है, इसके राइजोम का टीएस, स्टेम का टीएस निकाला गया है, फिर वो ठोस रंग प्रोटोस्टिल पाया गया, कहीं पर माइकोराइजा भी पाए गए। बीजाणुधनी कैसी थी, उनकी आंतरिक रचना कैसी थी, उसके बारे में हमको जानकारी मिली है। तो ये जो राइनिया है, हॉर्नियोफाइटम है, ये आरंभिक जो जीवाश्म है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम संबंध स्थापित कर सकें कि कैसे ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट से फिर
जिम्नोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म फेज, फिर एंजियोस्पर्म। एंजियो अपने जिम्नोस्पर्म के भी कुछ जीवाश्म मिले हैं, ऐसे टेरिडोफाइट्स के भी मिले हैं, और उनकी आंतरिक संरचना से हम इनकी आकारिकी और विकासिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो राइनिया हॉर्नियोफाइटोन हमारे सिलेबस में भी है, 1 नंबर के प्रश्न में भी आता है, कहाँ खोजे गए, किन्होंने खोज की, कहाँ मिले, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज हमने पढ़ा जीवाश्म प्रवृत्ति। अब इसी के साथ एक और टॉपिक है, पहले मैं समझ लूंगा, फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आपको उसके मैटर भी शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के समय को जीवों के विकास क्रम के आधार पर अलग अलग कालों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं भूवैज्ञानिक समय सारणी, है ना। उसमें कुछ महाकल्प बनाए गए हैं, महाकल्पों को कल्पों में बांटा गया है ना, ऐसे विभाजन किया गया। कुल मिला के जीवों की उत्पत्ति से लेकर उनका जो विकास है उसको अलग अलग कालक्रमों में बांटा गया। आगे पढ़ेंगे आप कि किसी कालक्रम में तो ब्रायोफाइट्स थे, किसी में ब्रायोफाइट कम डोमिनेंट थे, टेरिडोफाइट डोमिनेंट हो गए, किसी में टेरिडोफाइट अब कम विकसित हो रहे हैं, जिम्नोस्पर्म आ गए, फिर किसी में एंजियोस्पर्म आ गए। तो आप अलग अलग कालों में देख सकते हैं पौधों के विकासित क्रम को, कि पहले कैसे ब्रायोफाइट्स आए, वो किस समय में आए। करोड़ों सालों का वो समय होता है, समय सारणी हम देखेंगे कि किस काल में ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। तो ये जो पौधों के क्रमिक विकास की कहानी है, इतिहास है, उसको अलग अलग कालों में समयबद्ध किया गया है। उसी से जो सारणी प्राप्त होती है उसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो बड़ा प्रश्न तो बनता ही है, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि किस काल में कौन सा पादप समूह आया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या किस काल में कौन से पादप वर्ग डोमिनेंट थे, प्रधान थे, ऐसे प्रश्न बनते हैं। उनको हम अपने अगले वीडियोज में देखेंगे।